बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए पहले इंडेक्स के लेवल देखते हैं जुम्मे वाले सेशन के, उसके बाद इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे और आज क्वेश्चन आंसर भी कुछ ज्यादा हैं। तो जुम्मे वाले सेशन की बात करें तो इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी 183 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,39,436 का, जिधर इंडेक्स ने 744 पॉइंट ऐड किए थे। उसके बाद इंडेक्स का लो लेवल देखें तो वो भी 116 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,38,808 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो 514 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,39,207 पे रही। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो 190 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। उसके बाद जल्दी से अगर फिपिलिपी देखें जुम्मे वाले सेशन का, तो बैंक्स ने सेलिंग की 3.85 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग 0.51 की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया 0.82 मिलियन का, फॉरेन इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 0.03 की, इंडिविजुअल्स की बाइंग है 1.70 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनियों ने सेल किया 0.96 मिलियन का, म्यूचुअल फंड की बाइंग है $3 मिलियन की, MBFC ने बाय किया 0.02, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाय किया 0.09 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाय किया $0.39 मिलियन का। देखा जाए तो सबसे बड़ा बायर आपका म्यूचुअल फंड, उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडिविजुअल्स और उसके बाद ब्रोकर, और सेल किया सिर्फ बढ़ चढ़ के बैंक्स ने और उसके बाद 1 मिलियन का इंश्योरेंस कंपनीज ने। म्यूचुअल फंड की बाइंग सबसे ज्यादा है तो म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा बाय किया है ऑल अदर सेक्टर में 2 मिलियन का। उसके बाद उनकी जो बाइंग है वो 500 मिलियन की कमर्शियल बैंक्स में, उसके बाद 0.15 का टेक्नोलॉजी सेक्टर में और 0.15 का सीमेंट सेक्टर में। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन है भाई का साजगार के बारे में। हमने साजगार के स्विंग ट्रेड सिग्नल दिए हुए हैं और 5 लेवल पे बाय करने का बोला है। तो भाई ने पूछा है कि पहले लेवल पे हमारी बाइंग हो चुकी है या मेरी बाइंग हो चुकी है, इसको आगे एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखें, जो भी हम सिग्नल देते हैं स्विंग ट्रेड सिग्नल, उस पे आप जो है पैरामेडिक स्ट्रेटजी यूज किया करें कि पहले जो लेवल है 5 लेवल दिए हैं या 4 लेवल दिए हैं। सपोज के किसी सिग्नल के हमने 4 लेवल दिए हुए हैं, तो आपको चाहिए कि जो पहला लेवल है उस पे 100 बाय करें, दूसरे लेवल पे 200 बाय करें, तीसरे लेवल पे 300 बाय करें और चौथे लेवल पे 400 बाय करें। तो ये पैरामेडिक स्ट्रेटजी इसको कहते हैं। जो आप एक जो सर्टन जो आपका एक मूव है जिस तरफ आप जाना चाहते हैं, चाहे वो सेलिंग पे है जैसे कंपेटिटिव स्टॉप लोग यूज करवाते हैं, और या वो बाइंग की तरफ है, तो स्ट्रेटजी ऐसी रखें कि एक तरफ से थिन रखें और आगे जाते हुए उसको इंक्रीज करते जाएं। तो पहले लेवल पे थोड़ा बाय करें, दूसरे लेवल पे उससे ज्यादा, तीसरे लेवल पे उससे ज्यादा और चौथे लेवल पे उससे ज्यादा। सिटी फार्मा का किसी भाई ने पूछा है, वो कहते हैं कि मेरी बाइंग 85 की है तो इसका क्या करूं। तो आप इसकी देखें, स्पोर्ट इसकी जो बन रही है अभी बेरिश है, और स्पोर्ट इसकी जो बन रही है वो नीचे तकरीबन 79 पे 80 पे इसकी स्पोर्ट बन रही है। तो वहां पे आप इसको एवरेज कर सकते हैं और फिर 85 पे इंशाल्लाह उम्मीद है कि 83, 84, 85 पे आप आराम से निकल सकते हैं। और जिन भाइयों ने नई एंट्री लेनी है वो भी 79 से नीचे इसमें एंट्री बना सकते हैं। भाई ने SSGC का पूछा है, तो जब हम आपको कहते थे कि SSGC को ले लो 40 पे, 38 पे, 32 पे, 34 पे, तब किसी ने हाथ नहीं डाला। अब 45 रुपए पे जाके इस भाई ने पकड़ा है SSGC को और आप पूछ रहे हैं कि क्या करना है। तो देखें, SSGC बुरा स्टॉक नहीं है, वैसे भी कंसल्टेशन फेज में है। ब्रिंजर बैंड को देखें तो बहुत स्क्वीज हो चुका है और अपने मूव देने के चक्करों में है, लेकिन ये इंतजार कर रहा है आप सर्कुलर डेट का। अगर सर्कुलर डेट की खबर ना आनी होती तो ये कब का नीचे जा चुका होता। अब ये अपनी सपोर्ट जो है बनाने की कोशिश में है 43.10 पे, 43 रुपए 20 पैसे पे वहां पे सपोर्ट बना रहा है। तो आगे भी जा सकता है इंशाल्लाह, लेकिन अगर सर्कुलर डेट की खबर आती है तो फिर ये आपको 50 तक करके दिखा सकता है। सपोर्ट की बात करें तो तकरीबन 42, 4150, 42 से सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन है भाई का, उन्होंने बताया है कि मैं वह नोबल में ट्रेड कर रहा हूँ, BWHL में ट्रेड कर रहा हूँ और उसके बाद KHTC में ट्रेड कर रहा हूँ, और साथ ही उन्होंने बोला है कि आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में काम क्यों नहीं करवाते। तो मेरे ख्याल से भाई ये नए आए होंगे हमारे ग्रुप में, क्योंकि हमें एक कोई ऐसा स्टॉक बता दें जो हमने फंडामेंटल जिसके ठीक ना हो और वो आपको उसमें स्विंग ट्रेड सिग्नल दिए हों कि ये इसको उठा लें और ये आप इसमें काम करें। हम तो काम ही उन्हीं स्टॉक में करवाते हैं जिनके फंडामेंटल बड़े अच्छे होते हैं, जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक होते हैं। उसके बाद जो डे ट्रेड करवाते हैं या स्कैल्पिंग करवाते हैं, उसके पीछे कुछ खबर होती है, कुछ इनसाइड न्यूज आनी होती है, या कुछ हमें पहले शक पड़ता है या कहीं से हमें भनक लग जाती है कि इसमें फलां काम होने वाला है, उस पर आपको स्कैल्पिंग कराते हैं या इंट्राडे करवाते हैं। बाकी आप एक कोई हमें स्टॉक बता दें जिसकी हमने स्विंग ट्रेड सिग्नल दिए हों और उसके फंडामेंटल ठीक ना हो। बाकी आप वाह नोबल में काम करते हैं तो अच्छा स्टॉक है, जरूर करना चाहिए। हम तो रिकमेंड करते हैं कि जितने भी अच्छे स्टॉक हैं आप उनमें काम करें। उसके बाद भाई का क्वेश्चन था फ्यूचर के बारे में कि जो एक मैसेज चल रहा था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्लियर नहीं हुए और वो होंगे आगे, जो जुलाई के जो क्लियर होने थे फ्राइडे को वो नहीं हुए और वो होंगे मंडे को या ऑनवर्ड आगे।
तो ऐसी बात नहीं है। वो हमने फिर एक और ब्रोकर से दोबारा कंफर्म किया, तो वो कहते हैं जी कि जितना भी जो जुलाई की जितने भी आपकी सेटलमेंट होनी थी फ्यूचर की वो हो चुकी। अब आपको जुलाई का जो काउंटर है वो नजर नहीं आएगा। आगे मंडे ऑनवर्ड जो अगस्त के हैं वो उनकी सेटलमेंट होगी, पीछे जुलाई के जो होने थे वो हो चुके। उसके बाद अगला क्वेश्चन किसी भाई ने किया प्रेमा के बारे में कि प्रेमा के एंट्री लेवल बता दें। तो प्रेमा में देखें एंट्री आप ले सकते हैं 38 रुपए 28 पैसे पे। उसके बाद दूसरी एंट्री दूसरी बाइंग आप कर सकते हैं 36 रुपए 3 पैसे पे। और तीसरी जो इसकी बाइंग बनेगी वो तकरीबन 34 रुपए 40 पैसे के पास बनेगी। प्रेमा देखें काफी देर से 46, 43, 46, 44 और 40 के दरमियान यहीं पे अकुमुलेट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अब इसके ऊपर की मूव देनी चाहिए। तो जो आपको लेवल बताए हैं इन लेवल पे बाइंग बन सकती है प्रेमा की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बाइका के साजगार एवीएन ऑक्टोपस फ्यूचर प्लस डिविडेंड कि एक तो उनका फ्यूचर बताएं, दूसरा प्लस डिविडेंड बताएंगे क्या इनके समाचार हैं। तो देखें साजगार अच्छा स्टॉक है, सबको पता है, फंडामेंटल ठीक है इसके। और डिविडेंड की बात करें तो रेगुलर इसने अब तकरीबन 10 से 12 रुपए का डिविडेंड देना स्टार्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट भी अगर देखें एक्सपेक्टेशन जो है इसकी वो 10 से 12 रुपए की आप रख सकते हैं डिविडेंड की। उसके बाद साजगार की फ्यूचर की प्राइस के बारे में अगर बात करें तो कुछ इसके पास खबरें हैं जो इसको अच्छा मूव दे सकती हैं। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह वो खबरें अगर आती हैं तो इस साल के आखिर तक 1600 से 1700 रुपए का ये आपको होके दिखा सकता है। उसके बाद भाई ने एवीएन और ऑक्टोपस का पूछा था। ऑक्टोपस जो है वो एवीएन की सब्सिडरी है और एवीएन B2B पर काम करता है और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सोल्यूशन देता है, जबकि आपका ऑक्टोपस जो है वो IT इनेबल सर्विसेज और साथ में क्लाउड डेटा सोल्यूशन देता है। एवीएन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, रेगुलरली हिस्टोरिकली आपको डिविडेंड और बोनस पे करती है एवीएन। और जबकि ऑक्टोपस को अगर देखें तो उसकी ईपीएस माइनस में, लास्ट क्वार्टर में भी उसकी ईपीएस जो थी वो ठीक नहीं थी। तो हमारे ख्याल से एवीएन अच्छा है, इस लेवल पे भी अच्छा है। देखें अब जो मूव कर रहा है क्लोजिंग उसकी आई है तकरीबन 49 रुपए 60 पैसे पे, तो अपने अच्छे रेट पे एवीएन आ रहा है और इससे आगे अच्छी मूव भी इंशाल्लाह दे सकता है। अगला क्वेश्चन है बाई का के इलेक्ट्रिक के बारे में। वो बोल रहे हैं कि मैंने के इलेक्ट्रिक बाय नहीं किया, हमने इसकी बाइंग करवाई थी ग्रुप में, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने बाय नहीं किया, इस रेट पे ले सकते हैं। तो अगर आपने पहले नहीं लिया तो जरूर इस रेट पे लें, और जिन भाइयों ने पहले लिया है वो यहाँ पे इसको ना लें, बल्कि हमारे कॉल का इंतजार करें। जब हम दूसरी बाइंग करवाएंगे तो वहां पे जाके आप इसकी दूसरी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन जिन भाइयों ने एंट्री नहीं ली वो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है भाई का SNGP के बारे में और PSO के बारे में। वो कहते हैं फ्यूचर ऑफ SNGP एंड PSO। SNGP और PSO दोनों अच्छे स्टॉक हैं, फंडामेंटल भी इनके ठीक है। उसके बाद SNGP की आपको स्विंग ट्रेड सिग्नल दिए हुए हैं, वहां पे आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद पहले आपको स्ट्रेटजी भी शुरू में बता दी कि पिरामिडिंग स्ट्रेटजी पे काम करें, वैसे ही इसमें भी बाइंग करें, और साथ में PSO के भी लेवल आपको दिए हुए हैं, आप दोनों के लेवल एंजॉय करें और उनको उनके लेवल्स पे जरूर बाय करें। उसके बाद भाई का सवाल है एचकार के बारे में कि इसका रिजल्ट आ चुका, अब रिजल्ट बेस पे ये स्टॉक मूव देगा या नहीं देगा। एचकार का रिजल्ट आने से पहले ये अपने ग्रुप में बता दिया था प्रीमियम वाले भाइयों को कि अगर इसकी ईपीएस ठीक भी आई, इसका रिजल्ट ठीक भी आया और इसने डिविडेंड ना दिया तो फिर इसमें सेलिंग प्रेशर देखा जाएगा। और जब ये 318 पे 319 पे खड़ा था उस टाइम बता दिया था कि पिछले 6 माह से ये 318 को ब्रेक नहीं कर रहा, तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अब जिन भाइयों ने वहां पे प्रॉफिट टेकिंग की वो नीचे बाय बैक कर सकते हैं। और रही बात के रिजल्ट बेस के ऊपर जाने की, तो अगर तो ये ईवी की न्यूज आने से पहले पहले जो इस जुलाई के अंत तक जो लॉन्च होने की खबरें थी उसके आने से पहले पहले 300 के आसपास अगर ये मूव करता तो फिर 318 आपको दोबारा भी करके दिखा सकता है, 321 318। लेकिन अगर उससे पहले वो न्यूज आने से पहले ये चीज नीचे चला गया तकरीबन 280 पे 285 पे 275 पे, फिर उसकी मूव के साथ भी ये आया तो 301 307 तक ही आएगा। इनिशियल सपोर्ट की अगर बात करें तो 295 80 और 70 के पास तकरीबन इसके पास इनिशियल सपोर्ट जो है मौजूद है, यहां से ये सपोर्ट ले सकता है। और उसके बाद नीचे की सपोर्ट तकरीबन 291 86 291 76 पे दूसरी सपोर्ट इसकी बनेगी। उसके बाद भाई ने पूछा है PRL का, तो PRL के भी स्विंग ट्रेड सिग्नल आपको दिए हुए हैं, इसको लेवल्स पे बाय करें, स्ट्रेटजी आपको पहले बता दी। दूसरे नंबर पे रिफाइनरी, मैं पिछले वीडियो में भी जोर दिया था कि रिफाइनरी पे फोकस करें। रिफाइनरी बेचारा थोड़ा सा प्रेशर है, जो IMF ने प्रपोजल रिजेक्ट किया है रिफाइनरी की अपग्रेडेशन का, उसकी वजह से नया प्रपोजल हुकूमत बना रही है। अगर उस प्रपोजल पे IMF को ग्रीन सिग्नल देता है तो रिफाइनरी आपको चलती हुई नजर आएगी। तो जितने भी अच्छे स्टॉक हैं रिफाइनरी के उनको आप नीचे जाता हुआ अकोमुलेट करें, और PRL के सिग्नल तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। AGTL के बारे में भाई ने पूछा है, लेकिन सिर्फ उन्होंने पूछा है कि AGTL फेसिंग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस
और उसके बाद उन्होंने नहीं बोला कि मेरी बाइंग कितने की है। बाद में उन्होंने पूछा कि शुड इट बी होल्ड और सेल, कि इसको सेल करूं या होल्ड कर सकता हूं। तो देखें अब आपने बाइंग नहीं बताई, अगर तो आपकी बाइंग का 405 का लिया हुआ है, 410 का लिया हुआ है, फिर तो पहला टारगेट आप रख सकते हैं 454 रुपए का। उसके बाद 490 की मेजर रेजिस्टेंस है इसके पास, वो ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर आपको अगले लेवल जो है दिखा सकता है। भाई का अगला क्वेश्चन बरकत एग्रो के बारे में है। वो कह रहे हैं कि ये बुलिश है और एक्यूमुलेशन इसमें हो रही है, तो इसकी बाइंग लेवल कौन से हो सकते हैं। तो पहला बाइंग लेवल इसका करंट प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं। दूसरा लेवल इसका होगा बाइंग का 38 रुपए 10 पैसे और तीसरा लेवल होगा 34 रुपए 52 पैसे का। उसके बाद भाई गेल के बारे में बोल रहे हैं कि मैंने आपको बोला था कि अगर एक रिजल्ट इसका अच्छा आएगा तो गेल आपको साजगार बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन आपने मुझे इनकरेज नहीं किया, तो अब आपका क्या ख्याल है। तो देखिए हम स्पेकुलेशन पे काम नहीं करते, तुक्के हम मार नहीं सकते। हमारे पीछे जो भाई हैं जो हम पे ट्रस्ट करके जो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करते हैं या फ्री वाले हैं, उनको एक ट्रस्ट तो है कि देसी ट्रेडर वाले हमारा नुकसान नहीं कराएंगे। तो हम वैसे ही तुक्कों पर नहीं चल सकते कि ये साजगर बनेगा या मिलर ट्रैक्टर बनेगा या एजीटीएल बन जाएगा। हम काम करते हैं पीछे रिजल्ट देख के, फंडामेंटल देख के और बाकी चीजें देख के। तो अभी भी कंपेयर कर लें आप गेल को साजगार के साथ, कहां पे आपको गेल साजगार के मुकाबले का नजर आता है। और अगर बाइंग की बात करें या आपको फंसवाने की बात करें, तो 500 से ऊपर कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में काम करती हैं, हम आपको सबके लेवल दे देते हैं, आपके पैसे फंसवाने हैं तो फंसवा देते हैं। वो काम हमने करना कोई नहीं, उंगलियां आपकी कटवानी कोई नहीं, स्टॉप लॉस हम लगवाते कोई नहीं। उसके बाद देख लें गेल की जहां तक बात है, कहां पे इसने को डिविडेंड दिया है। 5 साल पहले को डिविडेंड दिया हो तो पता नहीं, लास्ट 6 साल में तो इसने डिविडेंड कोई नहीं दिया। उसके बाद साजगार की अगर एक्सपेक्टेड ईपीएस देखें बेस्ड ऑन थर्ड क्वार्टर, तो मेरे ख्याल से वो 283 रुपए है और आपके गेल की सिर्फ 53 रुपए है। तो मेरे ख्याल से गेल को अभी तो साजगार के साथ कंपेयर ना करें, बाद में 2-4 अच्छे रिजल्ट आते हैं या ये डिविडेंड देना शुरू करता है तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। अगला क्वेश्चन है भाई का एयरलिंक के बारे में कि 150 रुपए की इनकी बाइंग है और वो पूछ रहे हैं कि इसको होल्ड करना है, सेल करना है, बाय करना है, स्ट्रेटजी बता दें। तो 150 का आपने बाय किया है एयरलिंक, ये इसकी कोई बहुत बुरी प्राइस नहीं है। अगर आपने 180 181 का बाय किया होता तो फिर हम कुछ कहते हैं कि आप थोड़े से फंसे हुए हैं, लेकिन 150 पे इसकी बाइंग कुछ ज्यादा मैटर नहीं करती। आप ऐसा करें, इसको होल्ड करें और ये जो रिजल्ट आने वाले हैं ये रिजल्ट देख लें एक क्वार्टर का, तो उम्मीद अच्छा रिजल्ट आएगा, तो आप बहुत इजीली इससे निकल सकते हैं। 150 पे जिसने बाय किया है एयरलिंक को, उसको मेरे ख्याल से अभी एवरेज करने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे पूछा है भाई ने साजगार के बारे में कि आपने इसके लेवल दिए हुए हैं तो ये कितना नीचे जा सकता है, और कैश जो है अपने पास होल्ड करना सबसे मुश्किल काम है। तो ये हमें पता है कि कैश होल्ड करना मुश्किल काम है, भाई तभी फंसते हैं जब ऊपर के रेट्स पे बाय करते हैं। तो साजगार के स्विंग ट्रेड सिग्नल आपको दिए हुए हैं, वो हमने ये सबने माइंड में रख लिया था कि अगर इंडेक्स में करेक्शन भी आती है तो फिर कहां तक जा सकता है। तो वो सब चीजें हमने कैलकुलेट करके फिर आपको लेवल्स निकाल के दिए हैं। तो जो साजगार के स्विंग ट्रेड सिग्नल हमने आपको दिए हैं उन तमाम लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगला मैसेज है बाय का कि जो बैंकिंग सेक्टर है इसमें हमें कुछ स्विंग ट्रेड सिग्नल दें। तो देखें बैंकिंग सेक्टर सारे का सारा ही ऊपर है और ओवरबॉट की तरफ है, और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड के हाथ में है तो हम इसमें कोई रिस्क नहीं ले सकते। आपको पता भी नहीं चलेगा कब म्यूचुअल फंड आपको चिपका के निकल जाएगा और आप देखते रहेंगे। नो डाउट बैंकिंग सेक्टर अच्छा चला। एमईबीएल को देख लें, कहां ये 200-250 से 232 से उठा, फिर 332 उसके बाद 400 को टच किया। लेकिन एक चीज माइंड में रखें कि जिस भाई ने 395 का इसको बाय किया, ये जो आपको नजर आ रहा है ये 52 वीक में ये 395 का जो फिगर नजर आ रहा है, यहाँ पे किसी ने तो बाय किया ना, इसलिए ये फिगर यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो अब जिस भाई ने 395 का इसको बाय किया वो बेचारा लेके बैठा हुआ है और ये 355 पे खड़ा है। उसके बाद अगर इंडेक्स में करेक्शन आती है तो ये और नीचे जाएगा और बेचारा जिसने 395 का पकड़ा वो 6 महीने इसको पालेगा। तो इंशाल्लाह बैंकिंग सेक्टर को नजर में रखेंगे। अगर तो लगेगा कि इसमें रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज्यादा है तो फिर इंशाल्लाह जरूर लेंगे इसमें एंट्री। लेकिन अगर लगेगा कि रिवार्ड कम है और रिस्क ज्यादा है तो हमें क्या जरूरत है कि वेलड़े में बांधे। उसके बाद एमएलसीएफ का किसी भाई ने पूछा है, तो ये इसके लेवल हमें लग रहे हैं कि ठीक है, इंशाल्लाह मंडे तक आपको इसके स्विंग ट्रेड सिग्नल बना के देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन भाई ने पूछा है ग्लेक्सो या फिरोज के बारे में। वो कहते हैं दोनों को बाय करूं या ग्लेक्सो को बाय करूं या फिरोज को बाय करूं, इसके बारे में बताएं। तो दोनों ही फंडामेंटली ठीक है, लेकिन हमें फिरोज से ज्यादा ग्लेक्सो में जो है वो मूव बनती नजर आती है। तो ग्लेक्सो की अगर बात करें तो करंट प्राइस पे आप इसकी पहली बाइंग कर सकते हैं, दूसरी बाइंग आप करेंगे 384 रुपए पे और तीसरी बाइंग 370 रुपए पे। उसके बाद मुजाहिर भाई का सवाल है पंजाबी में कि जो स्टॉक खड़े होते हैं 52 वीक लो पे
उनको बाय किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो देखें, सिर्फ ये नहीं देखना होता कि कोई भी स्टॉक 52 वीक लो पे खड़ा है तो उसको बाय कर लो। देखना है कि 52 वीक लो पे आया क्यों, क्या इंडेक्स की वजह से आया, क्या उस जिस सेक्टर का वो स्टॉक है उसमें कुछ पैनिक है, उसमें कुछ बुरी खबर है, या सिर्फ वो एक स्पेसिफिक जो आपने स्टॉक हमें बताया है वो स्टॉक जो है नीचे आ रहा है 52 वीक लो पे है। तो सब चीजें देखी जाएंगी। उसके बाद देखा जाएगा कि आपका इंडेक्स जो है वो 1,40,000 पे खड़ा है, स्टॉक आपका 52 वीक लो पे खड़ा है। अगर इंडेक्स में इधर करेक्शन आ गई तो फिर आपका स्टॉक जाके कहां खड़ा होगा। तो बहुत सी चीजें इसमें कुल मिला के देखनी होती हैं। सिर्फ ये ना देखा करें कि सिर्फ एक वो 52 वीक लो पे खड़ा है तो उसको बाय कर लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन बाय का बैंक इस्लामी के बारे में है कि बैंक इस्लामी का बताएं, उसके बाद ISL का बताएं और उसके बाद मारी का बताएं। तो देखिए, बैंक इस्लामी में पहले भी आपको ट्रेड करवाई थी, तब आप जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकल गए थे, हमने 27 रुपए के टारगेट दिए थे। अच्छा, बैंक इस्लामी की बात करें तो बैंक इस्लामी अभी काफी मूव दे चुका है, इसको आने दे नीचे 29 पे, 29 से लेके और उसके बाद देखेंगे हम 29 से 27 रुपए तक देखेंगे। इसकी अगर बाइंग बनती होगी वहां पे आके सस्टेन करेगा तो फिर आपको रिकमेंड करेंगे कि इसको उठाएं। ISL का भाई ने पूछा है तो 107 का इसने हाई लगाया था। उसके बाद यहां तक जिस भाई ने यहां पे बाय किया था, इस प्राइस पे आने के लिए उन्होंने 7 माह वेट किया। यहां पे जाके देखें विक बनी कितनी देर बाद, यहां पे बाय किया था 1 जनवरी को और देखें 11 जुलाई को। 7 माह लोगों ने वेट किया सिर्फ इसको बेचने के लिए, अपने इवन आउट पे आने के लिए, ब्रेक इवन पे आने के लिए। तो अभी इसको नीचे जाने दें, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो, कहीं पे कंसल्टेशन इसमें आए या कहीं पे अपनी सपोर्ट बनाए तो फिर देखेंगे इसमें और फिर आपको लेवल देंगे। उसके बाद मारी का क्वेश्चन था, तो मारी देखे रेंज बाउंड है, इतनी सी जगह पे ये मूव कर रहा है, ना ऊपर या नीचे। इसने अब ब्रेकआउट देना है तो मेरे ख्याल से रिजल्ट का वेट करना चाहिए। अगर तो रिजल्ट अच्छा आता है तो 728 आपको करके दिखा सकता है, और अगर रिजल्ट नहीं आता ठीक तो फिर ये जाएगा नीचे। अगर आपने इसको बाय करना है तो सेफ बाइंग इसकी 615 पे पहली बाइंग हो सकती है और दूसरी बाइंग आप इसकी 592 रुपए पे कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है भाई का कि क्या बैंक ऑफ पंजाब फैसल बैंक बन सकता है। तो देखिए, इनके जो असल में मॉडल है काम करने के वही मुख्तलिफ है। बैंक ऑफ पंजाब जो है आपका वो कन्वेंशनल बैंक है और जो फैसल बैंक है वो बैंक इस्लामी है, इस्लामिक बैंक है। दोनों के काम करने के तरीकाकार ही मुख्तलिफ हैं। दूसरे नंबर पर फंडामेंटल के लिहाज से भी देखें तो बैंक ऑफ पंजाब का फैसल बैंक के साथ कोई भी मुकाबला नहीं है। उसके बाद भाई ने पूछा है MTL का मिलेट ट्रैक्टर की एनालिसिस के बारे में। तो देखें, मिलेट ट्रैक्टर आपने अगर ट्रेडिंग करनी है तो अच्छा है, ट्रेड करने के लिए आप ले सकते हैं। पहली बाइंग इसकी हो सकती है तकरीबन 565 रुपए पे और उसके बाद दूसरी बाइंग जो आप करेंगे वो 547 रुपए पे दूसरी बाइंग इसकी हो सकती है, 565 547। लेकिन ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए है। अगर आपने इसको 4-5 माह होल्ड करना है तो फिर ये नहीं है उस काम के लिए, क्योंकि जो इसकी सेल है वो कम है और अगला जो इसका रिजल्ट आना है वो कुछ ज्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो फिर आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद फिर SSGC के बारे में क्वेश्चन है कि 46 रुपए 21 पैसे पे किसी भाई ने इसको बाय किया है और कब तक 48 कर सकता है, कब तक ऊपर जाएगा। तो पीछे SSGC पे बात हो चुकी तफसील से। दूसरे भाई ने भी 45 पे बाय किया था, इन्होंने 46 पे बाय किया। तो यहाँ पे एक चीज इंक्लूड करूंगा कि आप हमें पर मंथ देते हैं 1000 रुपए, जो भी हमारे प्रीमियम वाले भाई हैं। तकरीबन एक दिन का बनता है 33 रुपए और 33 पैसे। तो जब आप हमें ये चीज बाय करने के बाद आगे पूछते हैं कि भाई मैंने क्या किया, मैं अब क्या करूं, तो यही क्वेश्चन आप बाय करने से पहले क्यों नहीं करते। जब आपको क्वेश्चन ही करना है, हमें ही करना है कि मैंने इसको 46 पे बाय कर लिया, अब क्या करूं, तो पहले क्यों नहीं पूछते कि ये 46 पे खड़ा है, मैं क्या करूं, लूं या ना लूं। तो अब वहीं पे आपको रोक दें कि ना लो, उसके बाद अच्छे लेवल आपको दे दें, आप वहां पे बाय कर सकते हैं। तो कम से कम इस बात पे थोड़ा सा गौर किया कीजिए कि आपने पूछना फिर भी हमें ही है तो पहले पूछ लिया करें। अब आपने अगर इसकी एवरेज करनी है तो तकरीबन 42 रुपए पे कर सकते हैं, 42 के आसपास इसमें एवरेज हो सकती है। उसके बाद भाई का क्वेश्चन है ट्रीट के बारे में कि ट्रीट के बारे में बताएं। तो देखें, ट्रीट के फंडामेंटल बस ठीक ही हैं। आपने अगर इसको बाय करना है तो करंट प्राइस पे इसको बाय कर सकते हैं और दूसरी बाइंग आप करेंगे 21 रुपए 50 पैसे पे जाके। अगर प्रॉफिट टेकिंग की बात करें तो प्रॉफिट टेकिंग आप इसमें कर सकते हैं। पहली प्रॉफिट टेकिंग 24 पे और उसके बाद 24.50 पे दूसरी प्रॉफिट टेकिंग या दूसरा टारगेट प्राइस आप रख सकते हैं। पहली बाइंग आपको इसलिए बोली है यहाँ पे कि इसका जो सपोर्ट लेवल है वो यहीं पे बनता है करंट प्राइस पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई का पंजाब ऑयल मिल्स के बारे में कि इसके बाइंग एंड सेल लेवल बता दें। तो पहली बाइंग आप इसकी कर सकते हैं 208 रुपए पे और दूसरी बाइंग आप कर सकते हैं तकरीबन 197 रुपए पे।
टारगेट प्राइस आप रख सकते हैं 231 रुपए की और 240 रुपए की। लेकिन वॉल्यूम इसमें कम आते हैं, नीचे वॉल्यूम देख लें, वॉल्यूम इसमें कम आते हैं तो हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप इसमें जाएं। अभी लेवल आपको बता दिए हैं, आप अपनी मर्जी से ट्रेड इसमें कर सकते हैं। उसके बाद भाई ने पीएसओ का बोला है कि पीएसओ पे रोशनी डालें बड़े बल्ब के साथ। ये ना नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है, सिर्फ एक ही लेवल पर बाइंग हुई है हमारी। तो इसकी स्विंग ट्रेड सिग्नल आपको बना के दिए हैं, जो लेवल आपको दिए हैं उन्हीं पे ही बाइंग करें। इंशाल्लाह तमाम लेवल्स पे बाइंग होगा। अगर कोई प्रेशर आता है इंडेक्स में तो, अगर इंडेक्स में प्रेशर नहीं आता, इंडेक्स ऐसे ही रेंज बाउंड सा मूव करता है या अपसाइड मूव देता है, तो इंशाल्लाह ये एक या दो लेवल पे बाय होगा और उसके बाद इंशाल्लाह अपने टारगेट को अचीव करेगा। उसके बाद बन्नू मिल के किसी भाई ने पूछे हैं कि इसके बाइंग एंड सेल लेवल बता दें। तो देखिए बन्नू वूलन मिल जो है ये अपनी सपोर्ट पर है, हमारी राय नहीं है कि आप यहाँ पे बाय करें, लेकिन अगर आपका जिगरा है तो फिर पहली बाइंग आप यहाँ पे कर सकते हैं जो इसकी करंट प्राइस है। दूसरी बाइंग आप इसमें करेंगे जाके 70-71 रुपए के दरमियान में दूसरी बाइंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे नहीं पकड़ते ऊपर करंट प्राइस पे और यहीं पे जाके पहली बाइंग करते हैं तो ये एक अच्छी बाइंग आपकी कंसिडर की जाएगी। सेलिंग लेवल की अगर बात करें तो 88 रुपए पे पहली सेलिंग और तकरीबन 94 रुपए पे आप दूसरी प्रॉफिट टेकिंग इसमें कर सकते हैं। उसके बाद भाई ने पूछा है वाह नोबल के बारे में और हिनो के बारे में। तो देखिए दोनों अच्छे स्टॉक हैं, दोनों फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं। हिनो की अगर बात करें तो हिनो अभी ओवरबॉट है, अभी ये मूव कर रहा है 576 रुपए पे। अगर आपने इसमें डे ट्रेड करनी है तो जब मार्केट ओपन होगी, मार्केट आवर्स के दरमियान में हमें मैसेज करें और फिर पूछें तो हम इसके वॉल्यूम देख के साथ में टेक्निकल देख के आपको बता सकते हैं कि ट्रेडिंग आपने डे ट्रेड कहां पे लेनी है, इंट्राडे कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसमें स्विंग ट्रेड करनी है तो 480 रुपए पे पहली इसकी बाइंग करें और 448 रुपए पे दूसरी इसकी बाइंग करें। बस भाई सोचते हैं कि यार ये तो अभी मूव कर रहा है 576 रुपए पे, कब जाएगा 480 रुपए पे। तो ये वैसे ही है जैसे हमने बोला था कि पीआरएल को बाय करें, पीआरएल दिए थे, स्विंग ट्रेड सिग्नल दिए थे, लेकिन करंट प्राइस से 3-4 पे नीचे दिए थे। तो सब भाई सोचते थे यार कैसे पीआरएल वहां तक जाएगा। तो अब देखें पीआरएल वहीं पे आके खड़ा है। तो चीजों को ठंडा होने दें, अभी अगर इसने मूव दी है तो देने दें इसको, जब नीचे आएगा तो इसको पकड़ लीजिएगा स्विंग ट्रेड के लिए। वह नोबल की बात करें तो वह नोबल भी ओवरबॉट है, लेकिन भाई ने इसके बाइंग सेलिंग पूछे हैं तो पहली बाइंग आप इसकी कर सकते हैं 324 रुपए पे। यहां पे 324 रुपए पे पहली बाइंग इसकी करें और दूसरी बाइंग 318 रुपए पे आप कर सकते हैं। प्रॉफिट टेकिंग की बात करें तो पहला टारगेट आप 346 रुपए का और दूसरा 354 रुपए का रख सकते हैं। उसके बाद भाई का क्वेश्चन है रोशन पैकेजेस के बारे में। तो पिछले जुमे को ये ऊपर मूव कर रहा था, पिछले जो क्वेश्चन आंसर का सेशन था उसमें भी इसका क्वेश्चन आया था। तो आपको बोला था कि इसकी जो बाइंग बनेगी सेफ बाइंग वो तकरीबन 20 रुपए पे बनेगी। 20 रुपए 40 पैसे का आपको टारगेट दिया था, इसकी क्लोजिंग देख लें 20 रुपए 33 पैसे पे। तो करंट यहीं पे आप इसको बाय कर सकते हैं। इससे नीचे दूसरी बाइंग आप करेंगे तकरीबन 19 रुपए 37 पैसे पे और उससे निचली जो तीसरी बाइंग होगी वो तकरीबन 18 रुपए 7 पैसे 6 पैसे पे तीसरी बाइंग इसकी होगी। टारगेट प्राइस की बात करें तो 23 रुपए 61 पैसे पे या 60 पैसे पे पहला टारगेट और 25 रुपए 3 पैसे पे दूसरा टारगेट आप इसका रख सकते हैं। भाई हमारे क्वेश्चन करते हैं लेकिन अनकंप्लीट क्वेश्चन करते हैं। अब भाई ने पूछा है कि यूनिलीवर उनके पास है, इसको होल्ड करूं या सेल करूं। अब हमें नहीं पता कि उनकी बाइंग इसकी 22,000 रुपए की है, 23 की है, 24 की है, 27 की, उन्होंने कुछ नहीं बताया। अपना हाई ये लगा चुका है, ओवरबॉट है और आखिरी जो लास्ट कैंडल इसकी बनी है वो भी रेड है, इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर इसमें है। तो आपको चाहिए कि यहाँ पे जरूर प्रॉफिट बुकिंग करें, कोई भी चीज ओवरबॉट हो वहां पे उसमें प्रॉफिट बुकिंग करें, जब वो नीचे आएगी उसको दोबारा बाय बैक कर लें। उसके बाद दोबारा पाकिस्तान रिफाइनरी के बारे में किसी भाई ने पूछ लिया है और वो अभी ये मूव कर रहा है 31.49 पे। भाई कहते हैं कि मेरी बाइंग है 43 की, 43 रुपए का उन्होंने पकड़ा हुआ है, कहाँ यहीं पे जाके कहीं पे यहाँ पे। तो अब वो लेके बैठे हुए हैं। तो हमने आपको स्विंग ट्रेड सिग्नल बना के दिए हैं, साथ में आपको बोला है कि पैरामीडिंग स्ट्रेटेजी पे काम करें। दूसरे नंबर पे देखें जो हमने पहला बाइंग लेवल दिया है पीएलएल का, आप उसको स्किप कर दें। उसके बाद नीचे के जो 3-4 लेवल है वहां पे जाके आप इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप ये करें कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास पहले पड़े हुए हैं उतने ही आपने ऐड करने हैं, लेकिन वो हमारे लास्ट 3 लेवल पे जाके आपने ऐड करने हैं। उतनी कैश इन्वेस्ट करें, उतनी न्यू बाइंग करें कि जो आपके पास क्वांटिटी पहले पड़ी है शेयर्स की उतने ही हमारे लास्ट 3 लेवल्स पे जाके आप और पकड़ लें। उसके बाद किसी भाई ने सिस्टम का पूछा, तो देखें सिस्टम अभी एक्यूमुलेशन फेज में है और साइडवेज मूव कर रहा है। अगर आपने इसमें बाइंग करनी है तो पहली बाइंग कर सकते हैं तकरीबन 117.80 पे,
दूसरी बाइंग आप करेंगे तकरीबन 114.90 पैसे पे और तीसरी बाइंग 112 रुपए 50 पैसे पे। प्रॉफिट टेकिंग की बात करें तो टारगेट प्राइस आप रख सकते हैं पहली 121 रुपए 57 पैसे पे, दूसरी 124 रुपए 20 पैसे और तीसरी 127 रुपए 20 पैसे पर। उसके बाद किसी भाई ने पूछा ईटीएफ का, तो ईटीएफ देखें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, जैसे आपका मीजान ईटीएफ है। ईटीएफ को सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि आपको एक जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप है वो आपको एक बकेट पेश करता है कि आप मीजान ईटीएफ में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ स्टॉक होंगे जो कि मीजान बैंक वालों ने चूज करके उसमें रखे होंगे। उसमें एटीएल भी हो सकता है, पीएस हो सकता है, कुछ चंद स्टॉक हो सकते हैं जो उन्होंने अपने पैकेज में रखे होते हैं। तो आप अगर उस मीजान ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी बकेट में उनके पास जो भी उस बकेट में स्टॉक होंगे उनके ऊपर जो भी उनको डिविडेंड आएगा, जो प्रॉफिट आएगा वो फिर आपको उसी में से देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन था भाई का कि उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लेना है ORM, तो क्या क्लोज मार्केट प्राइस पे इसकी बाइंग की जा सकती है या कौन से लेवल पे बाय करूं? तो देखें इसकी पहली बाइंग आप कर सकते हैं 10 रुपए 65 पैसे पे, दूसरी बाइंग 10 रुपए 10 पैसे पे और तीसरी बाइंग 9 रुपए 50 पैसे पे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखें, जब लॉन्ग टर्म का आप वर्ड यूज करते हैं तो वो 3 साल 5 साल या 10 साल होते हैं। उसके बाद अगला सवाल किया भाई ने CYAN के बारे में, तो वो नॉन शरिया है, उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट किसी भाई ने पूछा एयरलिंक के बारे में, वो कहते हैं कि एयरलिंक मेरे पास है तकरीबन 181 रुपए का, यहाँ पर उन्होंने बाय किया हुआ है और वो कहते हैं कि एवरेज करने के बाद उनकी ये प्राइस आई है, यानी कि मुझे लगता है कि उन्होंने पता नहीं 220 का पकड़ा हुआ था, 210 का पकड़ा हुआ था, जो एवरेज कर करके यहाँ तक वो इसको लेके आए हैं। असल में एक चीज माइंड में रखें, जो अक्सर भाई गलती करते हैं कि एक तो पहली गलती कि कोई भी चीज यहाँ पे पकड़ ली है, यहाँ पे पकड़ ली ऑल टाइम पे 230 पे, जहां पे उसने ऑल टाइम हाई लगाया 211 लगाया वहां पे पकड़ ली, ये तो पहली गलती हुई। दूसरी गलती क्या करते हैं कि 5-5 रुपए जब वो स्टॉक नीचे आता तो यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे एवरेज और 180 पे आने तक उनकी कैश खत्म हो जाती है। तो अगर आपने पहली गलती किया किसी चीज को टॉप पे पकड़ लिया फिर उसको 5-5 रुपए पे ना करें उसको एवरेज, बल्कि उसको जाने दें खुल डुल के नीचे, जहां से जाके वो सपोर्ट लेना शुरू करे वहां पे जाकर आप उसको एवरेज करें। तो भाई कहते हैं मेरा 45% कैश इसमें स्टॉक है, तो अभी इसकी बाइंग मेरे ख्याल से आपको करनी चाहिए 132 से लेके 122 रुपए तक। यहाँ पे आपको ये एवरेज करने का मौका देता है तो जरूर बाय करना चाहिए और इसको एवरेज करें। और अगर एवरेज आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है कि आप इसको होल्ड करें और रिजल्ट आने का वेट करें। अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो ये आपके पैसे पूरे करवाएगा, अदरवाइज अगर आप इसमें जो है वो बहुत थक चुके हैं, नहीं इसको लेकर चलना चाहते, तो फिर कोई अच्छा स्टॉक दे के उसमें शिफ्ट कर लें। जैसे कि पीछे BCL मिल रहा था अच्छे रेट पे, तकरीबन 92 रुपए पे हमने बाय किया और बाद में उसने 130 125 दिखाया। तो ऐसा कुछ स्टॉक दोबारा आपको वैसे मूव देता है तो उसमें शिफ्ट भी आप कर सकते हैं। लेकिन एयरलिंक का रिजल्ट देख लें, अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो फिर इंशाल्लाह ये आपके पूरे कर जाएगा। उसके बाद भाई ने पूछा है FCL के बारे में, फास्ट केबल के बारे में। तो फास्ट केबल अभी देखें बेरिश है और देखें अगर इसकी टेक्निकल देखें तो तमाम इसकी जो सपोर्ट है ब्रिंजर बैंड की और बाकी सपोर्ट वो एक ही जगह पे आके इकट्ठी हो गई है 24 रुपए और 40 पैसे पे। RSI अभी इसकी 54 पे है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट कर लें, अगर ये नीचे आता है तो फिर इसको बाय करना चाहिए। RSI का वेट कर लें, RSI अगर इसकी आती है 35 पे, 40, 35, 30 के करीब में, तो वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद भाई ने पूछा है नेटसोल के बारे में, बैंक इस्लामी के बारे में, SNGP के बारे में, FFL के बारे में। तो SNGP बैंक इस्लामी ऊपर हो चुके हैं। बाकी नेटसोल की बात करें तो नेटसोल याद है आपको कि यहाँ पे कितना जलील किया इसने 132 पे। भाई आगे पूछा करते थे ये नेटसोल कब ऊपर जाएगा, और फेसबुक पे पता नहीं कौन पोस्ट लगाया करता था नेटसोल के बारे में, और साथ में जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको टैग कर करके वो जलील किया करते थे फेसबुक के ऊपर। तो अगर इसने आपको मूव दे दी है 160 की, तो हमने आपको पहले भी एक दफा बताया था कि ये 160 का लेवल आपको दिखा सकता है, क्वेश्चन आंसर ग्रुप में ही बताया था। जब ये 132 पे 133 पे खड़ा था तो तब बताया था ये 160 कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह इसने कर दिया। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। अगर बात करें इसके टेक्निकल्स की तो ये अपनी जो सपोर्ट हैं उसको नहीं देखता, ना नेटसोल अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट देता है और ना अपनी रेजिस्टेंस से थ्रेट लेता है। ये बब्बर शेयर बंदा अपनी मर्जी से चलता है। तो पहले जो भाई इसमें थे सब्र कर जाए, नीचे आने दे। 143 मुझे नहीं लगता ठीक है इसका बाइंग रेट है। हाँ 134 136 के पास आएगा तो देखा जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए किसी भाई ने लेना है तो 141 से लेके 130 के दरम्यान में बाइंग करें और इंशाल्लाह फ्यूचर में 200 आपको ये करके दिखा सकता है सब्र के साथ। उसके बाद FFL का किसी भाई ने पूछा है, तो लास्ट सेशन में इसका जो है वो रिजल्ट अनाउंस हुआ, अच्छी मूव इसने दी, तकरीबन इसने मूव दी है आपको 16 रुपए और 88 पैसे तक, यहां तक। लेकिन जब रिजल्ट नहीं आया था
तभी आपको बता दिया था कि 16 रुपए 30 पैसे की रेजिस्टेंस है एफएफएल के पास। इसकी क्लोजिंग देख लें, बिल्कुल वहीं आई 16 रुपए और 30 पैसे में। तो मेरे ख्याल से अगर किसी ने एफएफएल में एंट्री लेनी है तो अच्छी बाइंग हो सकती है 15 रुपए 80 पैसे से लेके 14 रुपए 80 पैसे तक। उसके बाद किसी भाई ने पूछा है एआरपीएल के बारे में, तो देखें अभी इसके फंडामेंटल कुछ ठीक हो रहे हैं। सो स्पेकुलेशन है कि इस दफा भी कंपनी अच्छा रिजल्ट देगी, लेकिन वो कोई श्योरिटी नहीं है। तो मेरे ख्याल से देख लें, एक चीज जो इसमें कान खड़े करने वाली है वो ये है कि इसका फ्री फ्लोट कम है। तो मूविंग देख लें, आप समझ सकते हैं। और अगर आपने इसको चलते देख के, इसके टेक्निकल को देख के मूव लेनी है या इसमें ट्रेड करनी है, तो पहली बाइंग आप इसमें कर सकते हैं 442 रुपए पे, दूसरी 417 रुपए पे और तीसरी बाइंग 404 रुपए पे। टारगेट प्राइस की अगर बात करें तो 480 पे पहली प्रॉफिट टेकिंग होगी, 493 रुपए पे दूसरी दफा प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं और 518 तक आप इसमें तीसरी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगला भाई ने क्वेश्चन किया, साथ में स्क्रीनशॉट भेजा है कि SIFC और DFC के बारे में बताएं। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये SIFC। तो बेसिकली देखें, जो SIFC है ये कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर के हैं वो इंडेक्स बेस होते हैं, शेयर बेस नहीं होते। इनमें जो सेटलमेंट होती है वो कैश में होती है और इसमें शेयर का कोई लेना देना नहीं होता। मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो ट्रेड होता है इसमें, और ये शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन और हेजिंग के लिए यूज होते हैं। और अगर DFC की बात करें तो जैसा पीछे लिखा हुआ है डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये, और ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक स्टॉक या ETF बेस होते हैं। जैसे पीछे इंडेक्स बेस थे, ये वैसे नहीं है, ये जो है ये शेयर बेस, स्टॉक बेस या ETF बेस होते हैं। उसके बाद भाई ने बताया एटलस हुंडा के बारे में कि इन्होंने एटलस हुंडा को बाय किया था 990 रुपए पे और सेल किया है ऊपर जाके बिल्कुल टॉप पे 1190 रुपए में यहाँ पे। अब वो दोबारा पूछ रहे हैं कि इसकी बाइंग कहाँ पे करूं। तो देखें, यही यहाँ पे आके लोग मार खाते हैं कि आपने इतना प्रॉफिट ले लिया, तकरीबन 200 रुपए आपने एक शेयर में से कमा लिए। अब आपका दिल कर रहा है कि ये 1160 पे खड़ा है, 1150 पे यार आए ना तो मैं इसको फिर पकड़ लूं और फिर ये 1200 करेगा। यहीं पे जाके आप मार खाते हैं। तो अच्छा प्रॉफिट आपने इसमें से ले लिया, थोड़ा सा सब्र करें, दोबारा नीचे आएगा तो फिर बाय कर लीजिएगा। उसके बाद गंधारा टायर का किसी भाई ने पूछा, तो अपनी स्पोर्ट पे देखें, ये बिल्कुल खड़ा है स्पोर्ट के पास 46-85 पे। अगर आपने इसमें सेफ बाइंग करनी है तो तकरीबन आप 44 रुपए 50 पैसे से लेके 42 रुपए 94 पैसे के दरमियान में इसको बाय कर सकते हैं। जिस भाई ने गंधारा टायर का पूछा, उनका दूसरा क्वेश्चन है सल के बारे में। तो सल देखें अच्छा है, लोग स्टॉप लॉस बोल रहे हैं इसका 91 पे, काफी ब्रोकर श्रोकर की काले शाले आ रही है और स्टॉप लॉस बोल रहे हैं 91 पे। तो आपको पता है कि हम स्टॉप लॉस हंटर हैं, जहां पे लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं वहां पे बाय करते हैं। तो 91 रुपए पे पहली बाइंग इसकी हो सकती है और दूसरी बाइंग इसकी 84 रुपए पे हो सकती है। बाकी अगर स्विंग ट्रेड सिग्नल इसके बना के देने हुए तो इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करेंगे। बाकी बोर्ड मीटिंग भी आने वाली है इसकी, तो उस हिसाब से भी इसको कंसीडर किया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भाई ने किया है ईफट के बारे में और फातिमा के बारे में कि दोनों में से कौन बेहतर है, कौन डिविडेंड ज्यादा देता है। तो देखें, फंडामेंटली देखें तो दोनों ही अच्छे स्टॉक हैं, दोनों ही फर्टिलाइजर सेक्टर के हैं और अच्छे स्टॉक हैं, फंडामेंटल भी ठीक है इनके। लेकिन डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखें तो ईफट इस प्राइस पे बेहतर है फातिमा से डिविडेंड यील्ड के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे इसको बाय करने ना बैठ जाएं। आपको पता है कि जब पीछे ये नीचे गया था 145, उसके बाद आके जब 178 175 पे खड़ा था तो बहुत से इसके क्वेश्चन आते थे। हमने भी थोड़ा सा इसको ऊपर बाय किया था, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट पे सेल किया, लेकिन थोड़ा सा इंतजार इसने हमको करवाया। तो अभी बोर्ड मीटिंग का वेट कर लें और उसके बाद फिर इसमें एंट्री ली जा सकती है। अभी 216 पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा महंगा है। उसके बाद TRG का किसी भाई ने पूछा है, तो TRG भी नॉन शरिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था किसी भाई ने, बल्कि उन्होंने सजेशन दिया या क्वेश्चन किया, दोनों मिले जुले रुझान थे। उन्होंने पूछा है कि देखिए, मैं जब म्यूचुअल फंड में बाय किया करता था तो मुझे अच्छा प्रॉफिट आता था। अब पिछले 18 माह से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ खुद, तो मुझे वैसा प्रॉफिट नहीं मिलता। तो आया मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या खुद ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन सा बेहतर है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड कौन सा पेड़ों से उतार के देते हैं, वो भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और आपको पैसा कमा के देते हैं, कुछ खुद रखते हैं कुछ आपको देते हैं। वो अलग बात है कि उनके पास एक ट्रेन टीम होती है जो काम करती है, जो बाय सेल करती है और बाकी सब चीजों को देखती है। तो आप भी अगर थोड़ा सा काम करें, खुद ट्रेडिंग करें, चीजों को समझे, तो आप समझ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं और उनसे ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अगर तो आपके पास टाइम है और आप स्टॉक मार्केट टाइम दे सकते हैं तो फिर तो ठीक है। अक्सर भाई कहते हैं कि स्टॉक मार्केट और जो है पार्ट टाइम जॉब है। मैं कहता हूं ये बिल्कुल गलत है। स्टॉक मार्केट के सामने से आप उठ ही नहीं सकते, ये कभी भी पार्ट टाइम जॉब नहीं हो सकती। हाँ, जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है 4 5 10 साल के लिए, वो कहीं पे भी कुछ भी लेके छोड़ सकता है।
लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो फिर आपको स्टॉक मार्केट को टाइम देना होगा। तो आप भी टाइम दे सकते हैं तो ट्रेडिंग करें, टाइम नहीं दे सकते तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लें। उसके बाद इन्हीं भाई का सवाल था कि अगर एक जो स्टॉक है वो 2-3 दिन कैप करता है, लगातार 3-4 कैप मारता है, तो क्या उसमें एंट्री लेना चाहिए? और इन ये कह रहे हैं कि मेरा तजर्बा है, मैं ऐसे स्टॉक में एंट्री लेता हूँ और बड़ा प्रॉफिट कमाता हूँ। तो देखें, सीधा सीधा 2-4 स्टॉक हैं जो कैपों कैप जाते हैं। अभी वो बनीस जा रहा है, उसके अलावा 1-2 और होगा जो कैप मार रहा है 2-4। बाकी देखें तो अक्सर बेशतर देखा गया है 85% 80% देखा है कि जितने भी स्टॉक आपके एक दिन कैप करते हैं दूसरे दिन उनमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आती है। तो मेरे ख्याल से ये कोई भी कुलिया नहीं है, कोई भी ये कुछ आप इसको कह नहीं सकते कि जो 3-4 कैप मारता है उसने आगे भी कैप ही करना है। जो भी कैपों कैप जा रहा है वो जाहिर बात है ओवरबॉट में जा रहा है, वहां पे आप इसको लेंगे तो फिर आपको पालना पड़ेगा उसको। तो अगला सवाल भाई का फ्यूचर के बारे में है। ये जो ऊपर फ्यूचर के बारे में बात हो रही थी, किसी भाई ने फ्यूचर के बारे में पूछा था, ये फ्यूचर क्या है? तो फ्यूचर के बारे में देखें, फ्यूचर जैसे हम रेगुलर ट्रेड करते हैं, रेगुलर मार्केट में आज बाय की आज सेल की, आज की कॉन्ट्रैक्ट आज ही जब हम सेल करते हैं T+2 के हिसाब से वो आपके नाम पे या आ जाते हैं या चले जाते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं अभी फ्यूचर के होते हैं, यानी कि आप जुलाई में काम कर रहे हैं तो आप अगस्त के भी फ्यूचर में काम कर सकते हैं, सितंबर में फ्यूचर में काम कर सकते हैं। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स में आगे आप बाय सेल कर सकते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब है कि आप किसी स्टॉक या इंडेक्स को आज डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में किस रेट पर ट्रेड होगा, उस हिसाब से आप उसमें ट्रेड लेते हैं। लेकिन असल में जो उसका सही तौर पे लेना देना होगा वो फ्यूचर में ही होगा, 1 से 3 मंथ के फ्यूचर में। यानी कि अगस्त में आप काम कर सकते हैं, सितंबर में काम कर सकते हैं और अक्टूबर में काम कर सकते हैं, यानी कि इन 3 मंथ के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप काम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखें कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का जिक्र करने से पहले आपको बता दूं कि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो इंटरेस्ट आपको पता है, जारी जारी आम लफ्ज में आप कह सकते हैं, सूद कह सकते हैं। तो जरूरत क्या है आपको अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग करने की? तो बेहतर यह है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से बच के रहें। उसके बाद किसी भाई ने गदून टेक्सटाइल का पूछा है, तो ये भी नॉन शरिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई का पीपीएल के बारे में। पीपीएल की बाइंग इनकी 171 की है और एफसीईपीएल इन्होंने 89 पे बाय किया है। और उसके बाद साथ ही उन्होंने पूछा है टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में। तो टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में पिछली वीडियो में जो पिछला क्वेश्चन आंसर का सेशन था उसमें तफसील से उसमें रोशनी डाली थी कि जो दरपेश मसाइल है आपके टेक्सटाइल सेक्टर को, बिजली महंगी को लेके या वैसे जो फाइनेंशियल उनकी कॉस्ट है उसको लेके, उसके बाद जो कॉटन की प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में और आपकी पाकिस्तान में, वो सब चीजें उन पे आपको रोशनी डाल के बताई थी। साथ में टैरिफ को अगर देखें तो टैरिफ बहुत ज्यादा क्या चीजें आप जो है वो बहुत ज्यादा तो टेक्सटाइल हमारी जो है वो एक्सपोर्ट करती नहीं, कुछ मेरे ख्याल से थोड़ी सी है जो एक्सपोर्ट करते हैं आप अमेरिका को। तो कुछ बहुत ज्यादा टैरिफ का इम्पैक्ट आना नहीं है टेक्सटाइल सेक्टर पे। लेकिन अगर ये जो टैरिफ की हमारी टीम गई हुई है टैरिफ पे बात करने के लिए, वहां पे कुछ चीजें पॉजिटिव साइड पे जाती हैं, वो पॉजिटिव उधर से इम्पैक्ट आता है, पॉजिटिव ट्रिगर, पॉजिटिव पॉइंट या पॉजिटिव कोई चीज आपको नजर आती है, तो फिर मेरे ख्याल से पूरी मार्केट भी आपकी थोड़ी सी मूव कर सकती है और साथ में टेक्सटाइल सेक्टर भी मूव कर सकता है। उसके बाद पीपीएल का आपने बोला है कि 171 की आपकी बाइंग है। पीपीएल के हमने स्विंग ट्रेड सिग्नल अपने ग्रुप में दिए हुए हैं। उसके लिए आप ये करें कि पहली जो हमारी बाइंग लेवल है हमारा, उसको स्किप कर दें और जो नीचे के लेवल है उस पे आप जाके बाइंग कर सकते हैं। जैसा कि पैरामीडिंग स्ट्रेटजी पहले ऊपर बता दी है, वैसे आप तीसरे लेवल पे आखिरी 3 लेवल्स पे जाके एक्युमुलेट कर सकते हैं पीपीएल को। उसके साथ ही एफसीपीएल उन्होंने पूछा है, तो देखें अच्छी रेंज है इसकी 85 से 83 के दरमियान में, तो यहाँ पे इसको लिया जा सकता है। आप ये करें कि आप अभी इसको छोड़ दें, आपकी एवरेज है 89 की, तो 83 तक इसको जाने दें। 83 पे जाके इसको आप एवरेज कर सकते हैं और उसके बाद नीचे के लेवल हमने स्विंग ट्रेड सिग्नल में दिए हुए हैं, जो बाकी नीचे के लेवल है वहां पे जाके आप इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, ऊपर अगर मूव दे तो 93 रुपए, 95 रुपए और उसके बाद 100 रुपए की मूव देता है। वैसे भी इसके जो रिजल्ट है, इसके जो ईपीएस है और बाकी चीजें इसकी अच्छी आनी शुरू हो गई हैं, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकता है। एयरलिंक का किसी भाई ने पूछा और उन्होंने बोला कि मेरी बाइंग है 144 की। अभी जिसकी 144 की है वो यहाँ पे तो कुछ भी ना करे, सिर्फ होल्ड करे। अगर उसका बड़ा दिल करता है एवरेज करने का तो फिर 122 से लेके 130, 128, 122 तक उसको एवरेज करे। 2-2, 3-3 रुपए पे कुछ भी एवरेज नहीं किया जाता। उसके बाद किसी भाई ने पोल का और एटीआरएल का पूछा है, तो पोल नॉन शरिया है। उसके बाद एटीआरएल के स्विंग ट्रेड सिग्नल आपको दे दिए हैं, उन लेवल्स पे बाय करें, इंशाल्लाह प्रॉफिट देगा। साथ में एमटीएल का उन्होंने पूछा है, तो एमटीएल के ऊपर बात हो चुकी है, लेवल भी बाइंग सेलिंग ऊपर दे दिए हैं। लास्ट में आपको बताता चलूं कि कितनी बार ऊपर वीडियो में ये जिक्र आ चुका है कि इस स्टॉक के फलां स्टॉक के स्विंग ट्रेड सिग्नल आपको बना के दिए हुए हैं।
तो हम अपने प्रीमियम ग्रुप में बड़े सुकून के साथ लेवल्स पे बाय करते हैं, लेवल्स पे सेल करते हैं। तो जो भी भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।